वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका निषाद फिजिक्स क्लासेस में। कल का वीडियो आपने गैल्वेनोमीटर पे देखा होगा। एक सडन पॉइंट पे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। एक्चुअली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क आ गए कि मुझे आप वीडियो को पॉज देना पड़ा और इस तरह से हमें गैल्वेनोमीटर के 2 पार्ट करना पड़ा। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, बाकी हमने गैल्वेनोमीटर का एक्सप्लेनेशन और बहुत सारी चीजें मैं आपको कर चुका हूं। तो इनफैक्ट जब हम 2 टॉर्क को कंपेयर किए, हमारा कौन सा टॉर्क था? एक था रिस्टोरिंग टॉर्क, वो क्या था? के थीटा, और दूसरा था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एन बी ए आई। ये हमारे पास था। अब अगर हम आई की बात करें तो आई कितना होगा? अगर आई के और यहां पे एन बी ए एन, दिस इज द थीटा। अब जरा देखिए, आई अगर आई को रखे यहां पे तो के थीटा ऊपर हो गया एन बी ए। अब जरा गौर से देखिए, यहां पे जो के है ये टॉर्जन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कॉइल भी कांस्टेंट है। फिर है क्या? थीटा। बहुत ही क्लियर है कि अगर थीटा ज्यादा होगा, कब? जब करंट ज्यादा होगा। मतलब करंट डिपेंड करता है थीटा पे। थीटा ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, या करंट ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अब यहां पे आई जो है, आई इक्वल टू, इसको हम इन सर्किल करते हैं। के एन बी ओ को मैं सर्किल के अंदर लेता हूं, हमने सर्किल के अंदर, और हम ये लिखते हैं यहां पे कि I इक्वल टू जी थीटा। जी एक कांस्टेंट है, तो जी को हम क्या कहते हैं? जी इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और जी को हम एक और नाम से जानते हैं, जी को, वो भी मैं लिख देता हूं, करंट रिडक्शन फैक्टर। करंट रिडक्शन फैक्टर, फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहां पे जो है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को हम कैपिटल जी से लिखते हैं, जिसे हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के साथ साथ करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। अब सी हियर, सी दिस, कैन यू राइट आई अपॉन थीटा इक्वल टू के अपॉन एन बी ए। थीटा को हम यहां पे ले आए तो क्या हो गया? के अपॉन एन बी ए। वन थिंग हियर, आई अपॉन थीटा को हम कहते हैं, एक और नाम है फिगर ऑफ मेरिट। इसे हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट। अगर गौर से देखें तो इट इज वेरी क्लोज टू जस्ट लाइक अ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसलिए कि फिगर ऑफ मेरिट भी Q अपॉन NBA एंड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी Q अपॉन NBA। तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि दोनों को हम बहुत, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल में थोड़ा फर्क है। करंट अपॉन करंट पर डिग्री ट्विस्ट, इसे हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज फिगर ऑफ मेरिट। अब एक सवाल उठता है जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ करंट, या करंट बेहतर तरीके से, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। अब एक सवाल होता है कि एक गैल्वेनोमीटर अगर थोड़ा सा करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन दे दे तो उसे हम क्या कहेंगे?
कि हमारा डिवाइस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अदरवाइज बहुत ज्यादा करंट दें और डिफ्लेक्शन ना के बराबर हो तो कहते हैं सेंसिटिव नहीं है। किसी भी चीज की सेंसिटिविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि लो इनपुट पे हमारा ज्यादा आउटपुट दे। सेम अगर लो करंट दे और डिफ्लेक्शन ज्यादा दे तो हमसे कहते हैं कि डिवाइस इज सेंसिटिव। या लो वोल्टेज पे ज्यादा अगर डिफ्लेक्शन दे तो हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव। तो अगर हम बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी IS, अब ये क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन यहां पे क्या हो गया? थीटा, और करंट क्या हो गया यहां पे? I। अब जरा गौर से देखिए, IS इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट यहां पे I अपॉन थीटा है और करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन I है। तो हम क्या कह सकते हैं कि IS क्या है? करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू NBA अपॉन K, NBA अपॉन K। तो IS को हम कह सकते हैं कि दैट इज द NBA अपॉन K, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए हमें डिफ्लेक्शन या करंट की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे कोई कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स अपॉन द करंट, करंट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए कि सेंसिटिविटी में NBA अपॉन K ये सब कांस्टेंट है। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर का अगर हम N जानते हैं, B जानते हैं, A जानते हैं, K जानते हैं, तो विदाउट हमें इनपुट दिए हुए, विदाउट करंट सप्लाई किए हुए हम ये बता सकते हैं कि हमारा डिवाइस कितना सेंसिटिव है। उसके लिए हमें करंट, मतलब वेरी क्लियर है कि करंट सेंसिटिविटी, फिगर ऑफ मेरिट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये सब नहीं डिपेंड करते हैं करंट के मैग्नीट्यूड पे। ये एक कांस्टेंट फैक्टर है किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए। अब बात करें VS, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर हम बात करते हैं किसका? वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये कितना होगा जरा गौर से देखिए। तो वोल्टेज के लिए क्या होगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, कुछ नहीं किया हमने, थीटा अपॉन V कर दिया, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ओके, अब जरा यहां पे देखिए थीटा, और जनरली हम V को क्या लिखते हैं? V इक्वल, याद कीजिए ओम्स लॉ से V इक्वल टू I R, ये V का होता है। क्लियर? तो VS इक्वल टू थीटा अपॉन I किसके बराबर है? IS के बराबर। तो IS अपॉन R means when current sensitivity divided by resistance, then you can get voltage sensitivity. सिंपल। अब यूनिट की बात करें तो ऊपर क्या है यहां पे, इसको देखिए, दिस वन। तो दैट इज द, अब यहां पे दोनों की यूनिट की बात करते हैं, IS की यूनिट की और VS की। अगर IS की करंट सेंसिटिविटी की यूनिट की बात करें तो थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन, ठीक है ना? तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। लेकिन एक और चीज, डिफ्लेक्शन को हम डिवीजन में डिवाइड करते हैं। जब गैल्वेनोमीटर के डिवाइस को देखिएगा तो बोथ लेफ्ट एंड राइट या तो 0 to 30 या 0 to 50 डिवीजन रहता है। तो हम डिफ्लेक्शन तो दिखाने के लिए, लेकिन हम यूनिट पे डिफ्लेक्शन न लिखे, हम क्या लिखेंगे? डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर एम्पियर। और वोल्टेज किस, वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए क्या लिखेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए क्या लिखेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, सी दिस, डिवीजन पर वोल्ट, ये दोनों हो गया। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमारा डिवाइस सेंसिटिव है, ठीक है, तो सेंसिटिविटी कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये तो क्लियर हो गया, करंट पे नहीं डिपेंड करता है, वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता है, क्लियरली समझिए आप। फिर किस पे डिपेंड करता है? अब हम फॉर्मूला पे आते हैं, IS इक्वल टू NBA,
के IS here IS equal to NBA अपॉन के। अब जरा गौर से देखिए, IS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, बहुत ही क्लियरली। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है बहुत ही बल्कि हो जाएगा और उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो हमारा इफेक्ट एक तरह से नेगेटिव हो जाएगा। तो एक लिमिट के बाद अगर हम सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में बल्कि हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो फिर सेंसिटिविटी घट जाएगा। तो एक लिमिट के बाद बढ़ाने का मतलब कि सेंसिटिविटी को घटाना है अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा कर दे, तो एक लिमिट है। अब दूसरा है IS प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। और मालूम है आपको, करंट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो दो चीजें होती है। अंदर जो हम सॉफ्ट आयरन का जो हम सिंडिकल बॉडी यूज करते हैं तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एंड सेकेंड चीज, हम यू शेप या हॉर्स शू मैग्नेट यूज करते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट हमेशा बार मैग्नेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करना है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? हम एक सॉफ्ट आयरन कॉइल, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर डालेंगे और सॉफ्ट आयरन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। और दूसरा, हम बार मैग्नेट नहीं, हम एक हॉर्स शू मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट यूज करते हैं। तीसरा, IS प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम लूप किसी भी शेप का बता चुका हूं, सिर्फ एरिया पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। IS एरिया पे डिपेंड करता है, तो एरिया पे डिपेंड करता है, शेप्स पे नहीं। तो अगर IS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है, अगर ये एरिया है, एरिया और बड़ा कर दिया, एरिया और बड़ा कर दिया, तो उस कंडीशन में हमारा जो है करंट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा कॉइल बनाएंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा एंड नॉट पॉसिबल टू यूज इन द लैब, इट इज नॉट हैंडी। तो उसमें भी एक लिमिटेशन है। एंड नाउ IS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्जन कांस्टेंट। और ये क्या है टॉर्जन कांस्टेंट? टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। यूनिट डिफ्लेक्शन पे जितना टॉर्क होता है उसे हम कहते हैं कि दैट इज द टॉर्जन कांस्टेंट। ये जितना कम होगा, जितना स्मॉलर होगा, और हमारा करंट सेंसिटिविटी उतने ही ज्यादा होंगे। इसके लिए हम क्या कहते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं हेयर स्प्रिंग। नाम ही है, जो बटन कल इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग। और ये हेयर स्प्रिंग किसका बना होता है? एक मटेरियल है फॉस्फर, ब्रोंज। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत ही शॉर्ट होता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अनदर वे हम ये कह सकते हैं कि इट इज क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। आपको पता है कि नेचर में कोई भी इलास्टिक बॉडी परफेक्टली नहीं होती है, लेकिन फॉस्फर ब्रोंज को और क्वार्ट्ज भी याद रखिएगा, क्वार्ट्ज, इसको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को हम दर्जा देते हैं, उसके करीब समझते हैं। तो इससे क्या होता है कि दो चीजें होती है कि एक 100% अगर कोई भी, जब हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है, जब इसे हटाता है तो फॉस्फर ब्रोंज स्प्रिंग की वजह से शॉर्ट टाइम में अपनी जगह पर वापस आता है। और दूसरी बात ये 100% रिकवरी हो जाती है, तो जिसके वजह से हमारी जो वैल्यू है वो बहुत एक्यूरेट आता है। तो इसलिए हम के पे डिपेंड करता है IS, हम के को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा IS भी चेंज हो जाएगा। तो ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द
galvanometer. I have completed. I will post as the second part, and next video conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. Have a good time.